हेलो बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आज पार्ट 2 को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा कल हमने यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, डी डिफरेंशिएशन के बारे में, रीडिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज बेटा यहाँ पर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पढ़ेंगे, यानी प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे। इसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म और वनरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा नीट 2020 की तैयारी के लिए अगर आप एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो करीब 80% ज्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। चैनल पे बेटा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए। तो चलिए बेटा, आज का सबसे पहला टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। इन्हें पीजीआर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इन्हें प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है। इन्हें प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और इनका केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से अलग होता है। जैसे ये इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, इंडोल कंपाउंड जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड या आईएए ऑक्सिन आप कह सकते हैं। जो ऑक्सिन होते हैं उनमें इंडोल रिंग पाई जाती है, तो इन्हें इंडोल कंपाउंड कहा जाता है। इसी तरह कुछ एडेनिन के डेरिवेटिव होते हैं। बेटा एडेनिन आप जानते हैं नाइट्रोजन बेस है, N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन, जो साइटोकाइनिन है ये एडेनिन डेरिवेटिव है यहाँ पर। इसी तरह से अगर एब्सिसिक एसिड एबीए की बात करें तो ये कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है बेटा। कैरोटीनॉइड आप जानते हैं कि ये एक पिगमेंट है जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और जिब्रेलिक एसिड की बेटा बात करें तो जिब्रेलिक एसिड टर्पीन का डेरिवेटिव है। और अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है। बेटा पीजीआर को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। इनके काम के आधार पर इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप बेटा पीजीआर का वो है जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट की ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन की बात करें। अब दूसरे ग्रुप की बेटा बात करते हैं। दूसरे ग्रुप के जो पीजीआर हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के रिस्पॉन्स में। जब उनको चोट लगती, जैसे प्लांट की कोई टहनी टूट के अलग हो गई, मतलब उनको उंड घाव लग गया, या स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस है जैसे पानी की कमी हो गई। अब स्ट्रेस बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक जैसे आंधी चलने से प्लांट की टहनी टूट के गिर जाती तो इसे एबायोटिक स्ट्रेस का नाम दिया जाएगा। तो अब जो हार्मोन, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डोरमेंसी की बात करें, एब्सिशन की बात करें, इन्हें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। अब बेटा जो एब्सिसिक एसिड होता है ये एब्सिसिक एसिड इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी इनहिबिटिंग ग्रुप से बिलोंग करता है। अब बेटा पीजीआर की अगर बात की जाए, इथाइलिन पीजीआर की, तो इथाइलिन दोनों ही ग्रुप में फिट हो सकता है, यानी ग्रोथ प्रमोटिंग भी है और इनहिबिटिंग भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऑप्शन आपको करना हो तो आप कहेंगे दिस इज इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज, यानी इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर भी और ग्रोथ इनहिबिटर भी, लेकिन मेनली ये ग्रोथ इनहिबिटिंग होता है। चलिए बेटा अब बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 5 तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको बताए गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, पांचों मेजर ग्रुप की जो डिस्कवरी है बेटा ये एक्सीडेंटल थी, यानी हादसे की वजह से इनके बारे में पता चला। इन सब की शुरुआत हुई चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन के साथ, जब उन्होंने देखा कि जो कैनेरी ग्रास होती है इसके जो कोलियोप्टाइल होते हैं, उन कोलियोप्टाइल के ऊपर जब एक तरफ से हम लाइट डालते हैं तो ये लाइट के सोर्स की तरफ ग्रोथ करते हैं। इसे फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है।
जैसे कि बेटा इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन। यहाँ पर बेटा देखिए जिस तरफ से हम लाइट को डालते हैं, इधर से हम लाइट को डाल रहे हैं तो कोलियोप्टाइल उसी तरफ यहाँ पर मूव कर जाता है, उसी तरफ ये ग्रोथ करता है। तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। कोलियोप्टाइल लाइट के सोर्स की तरफ मूव करता है। अब कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नतीजा निकाला गया, ये कॉन्क्लूजन निकाला गया कि कोलियोप्टाइल का जो टिप है बेटा, इस टिप के ऊपर एक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है जिसे ऑक्सिन के नाम से जाना जाता है, और इसी ऑक्सिन की वजह से जो एंटायर कोलियोप्टाइल है उसकी बेंडिंग हो जाती है। ऑक्सिन के आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया एफ.डब्ल्यू. वेंड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। यानी जो ओट के अंकुर होते हैं, उन अंकुर में जो कोलियोप्टाइल होता है उसके टिप से एफ.डब्ल्यू. वेंड ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। चलिए बेटा आप देखते हैं कि जिब्रेलिन की खोज कैसे हुई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैकएंड डिजीज, जिसे फूलिश सीडलिंग डिजीज भी कहा जाता है, ये राइस सीडलिंग में होने वाली बीमारी है। तो राइस में बैकएंड डिजीज या फूलिश सीडलिंग नाम की एक डिजीज होती है जो कि एक फंगल पैथोजन कॉज करता है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ई कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में पता लगाया कि जो सिम्टम दिखाई देते हैं बैकएंड डिजीज के राइस सीडलिंग में, ई कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में पता लगाया कि अगर हम फंजाई के स्टेराइल फिल्ट्रेट को राइस सीडलिंग के ऊपर डाल दें तो नई राइस सीडलिंग में भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्टेराइल फिल्ट्रेट होता है इसमें एक एक्टिव सब्सटेंस का उन्होंने पता लगाया, और इसी सब्सटेंस को नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड। शॉर्ट में आप जी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये भी पूछा जाता है कि जो जिब्रेलिक एसिड, अब देखिए जिब्रेलिक नाम कहाँ से है, जिब्रेला से, यानी इस फंगस से इसे पहली बार ऑब्टेन किया गया और इसीलिए इसका नाम जिब्रेलिक एसिड पड़ा। अब बात करते हैं कि साइटोकाइनिन की खोज कैसे हुई। तो यहाँ पर स्कूग और उनके जो सहयोगी वैज्ञानिक थे उन्होंने पता लगाया कि अगर हम टोबैको स्टेम के जो इंटरनोडल सेगमेंट होते हैं, इनसे कैलस का फॉर्मेशन अगर हम करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में, कैलस इज ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ये जो कैलस है ये प्रोलिफरेट होके नया प्लांट तभी बना सकता है जब हम ऑक्सिन के अलावा न्यूट्रिएंट मीडियम में इनमें से कोई एक चीज प्रोवाइड करें। एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए, अगर इनमें से कोई भी एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं तभी कैलस ग्रोथ करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। टोबैको के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मिलर 1955 में मिलर और इनके सहयोगियों ने पता लगाया, आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया था साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंसेस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन। साइटोकाइनेसिस मतलब बेटा आप कह सकते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है उसको प्रमोट करने वाले सब्सटेंस का पता लगाया और उनको क्रिस्टलाइज भी किया, और इसी को काइनेटिन के नाम से जाना जाता है। अब बेटा देखते हैं एब्सिसिक एसिड की खोज कैसे हुई। ड्यूरिंग मिड 1960s 3 अलग-अलग रिसर्च किए गए और इन रिसर्च से 3 डिफरेंट काइंड के केमिकल का पता चला जो कि इनहिबिटर की तरह काम करते थे। एक का नाम था इनहिबिटर बी, दूसरे का नाम एब्सिशन 2 और तीसरे का नाम डॉर्मिन था। बाद में पता चला कि तीनों केमिकल आइडेंटिकल हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है, और तब इनका नाम एब्सिसिक एसिड यानी एबीए पड़ा। अब बेटा यहाँ पर एच कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने 1910 में कंफर्म किया कि जो राइपेंड ऑरेंजेस होते हैं, पके हुए जो संतरे होते हैं, इनसे एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है जो अनराइपेंड स्टोर्ड बनाना के राइपनिंग को तेज कर देता है। यानी पके हुए संतरों से निकलने वाला एक केमिकल कच्चे केलों के राइपनिंग को, उनके पकने का जो प्रोसेस है उसे फास्ट कर देता है। बाद में पता चला कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस है ये इथाइलिन है, और इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है। चलिए बेटा बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी इन हार्मोन का प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सिन से शुरुआत करेंगे। बेटा ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है जो कि ऑक्सीन से बना है। ऑक्सिन का मतलब टू ग्रो। इस ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, यानी हमारी यूरिन में भी ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। अब
यहाँ पर जो ऑक्सिन टर्म हम यूज़ करते हैं ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए यानी आईआईए के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन दूसरे जो नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनके लिए भी हम ऑक्सिन टर्म का यूज़ करते हैं क्योंकि जो ग्रोथ कराता है उसी के लिए ऑक्सिन टर्म का यूज़ किया जाता है। ऑक्सिन जनरली प्रोड्यूस किया जाता है ग्रोविंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। मतलब जनरली इनकी सिंथेसिस स्टेम और रूट रूट के टिप पर होती है और यहाँ से मूवमेंट करके ये प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुँचते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम ऑक्सिन की बात करें जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड आईबीए कहते हैं, तो इन्हें प्लांट से आइसोलेट किया गया तो ये नेचुरल ऑक्सिन हो जाएँगे। लेकिन अगर नैप्थलीन एसिटिक एसिड की बात करें, 2,4-डी यानी 2,4 डाइहाइड्रॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक की बात करें, तो इन्हें सिंथेटिक ऑक्सिन कहा जाता है। ये अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि नेचुरल ऑक्सिन आईएए और आईबीए हैं और सिंथेटिक ऑक्सिन एनएए और 2,4-डी हो जाएँगे। अब इन सभी ऑक्सिन का नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑक्सिन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी खेती में और बागवानी में इनका यूज़ काफ़ी किया जाता है किसानों के द्वारा और बागवानी में माली के द्वारा इनका यूज़ किया जाता है। किस काम के लिए देखिए यहाँ पर, सबसे पहले ऑक्सिन इनिशिएट करते हैं रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। बेटा ये स्टेम कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने का काम करते हैं और टिश्यू कल्चर में भी ये रूटिंग को इनिशिएट करने का काम करते हैं। ऑक्सिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। यानी जब फल कच्चे होते हैं, पत्तियाँ जब नई होती तो उनको गिरने से रोकते हैं, लेकिन जब यही मैच्योर हो जाते हैं फ्रूट और लीव्स तो प्रमोट करते हैं एब्सिशन यानी ये चाहते हैं कि अब पत्तियाँ और फ्रूट प्लांट से गिर जाएँ। ज़्यादातर हायर प्लांट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रोविंग एपिकल बड होती हैं वो लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। इस फिनोमिनन को एपिकल डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर जो सूट टिप है उनको रिमूव कर दिया जाए जिसे डिकैपिटेशन कहा जाता है, तो डिकैपिटेशन की वजह से अगर एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से लेटरल बड की ग्रोथ होने लगती है और इसका अब यूज किया जाता है टी प्लांटेशन में। यानी जो चाय के बागवानी है उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा हेज मेकिंग झाड़ियाँ बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है क्योंकि जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देंगे तो लेटरल बड की ग्रोथ ज़्यादा होगी और प्लांट ज़्यादा घना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए बेटा इस फिगर में आप एपिकल डोमिनेंस देख सकते हैं कि जो ए फिगर आपको दिखाया गया है ए प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट। यहाँ पर एपिकल बड है इसलिए लेटरल बड की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लेकिन जो बी फिगर आप देख रहे हैं ये प्लांट ऐसा है जहाँ पर एपिकल बड को रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर जब एपिकल बड को रिमूव कर दिया गया तो इसकी वजह से आप देखिए कि डिकैपिटेशन करने के बाद में जो लेटरल बड है इनकी ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट हो गई और ये देखिए यहाँ पर ब्रांच भी निकल आई है। बेटा ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है। जैसे टोमेटो की बात करें, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना। ऑक्सिन का यूज हर्बिसाइड के रूप में भी किया जाता है यानी खरपतवार नाशक के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे 2,4-डी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डाइकॉट वीड को खत्म करने के लिए। वीड मतलब खरपतवार को मारने के लिए, लेकिन 2,4-डी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाता मैच्योर मोनोकॉट प्लांट के ऊपर। यानी अगर कोई आपकी गेहूँ की फसल है, जो कि मोनोकॉट है और उसमें कोई डाइकॉट वीड हो जाए, तो 2,4-डी के द्वारा उस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है वीड फ्री लॉन बनाने के लिए गार्डनर के द्वारा। अब देखिए बेटा, जो हमारा लॉन है वो उसमें घास होती है और घास मोनोकॉट के एग्ज़ाम्पल हैं और जो खरपतवार उगती है वो डाइकॉट अगर है तो उसको हम मार सकते हैं ऑक्सिन का यूज़ करके। साथ ही साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ और साथ ही साथ ये ऑक्सिन सेल डिवीजन में भी मदद करता है। चलिए बेटा अगले हार्मोन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करें तो ये भी ग्रोथ प्रमोटरी पीजीआर का एग्जाम्पल है और 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन की खोज अभी तक हो चुकी है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फंजाई की बात करें और हायर प्लांट की बात करें। आप जानते हैं कि जो सबसे पहला जिब्रेलिन था वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से मिला था, इसीलिए इसका नाम जिब्रेलिन पड़ा।
अब ये बेटा जो जिब्रेलिक एसिड 100 से ज़्यादा है तो इनका नाम GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन इस तरीके से रखा जाता है। लेकिन सबसे पहले जो जिन जिब्रेलिन की खोज हुई थी उनमें से एक था जिब्रेलिक एसिड 3 GA3 कहा जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी भी की गई। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो जिब्रेलिक एसिड जिसे GA3 कहा जाता है ये एक तरह का जिब्रेलिन है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुआ है। अब बेटा आप जानते हैं कि नाम ही जिब्रेलिक एसिड है तो जितने भी जिब्रेलिन है ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं और इनका प्लांट में कई तरह का इफेक्ट दिखाई देता है। बेटा जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन में खास बात ये होती है कि ये इंक्रीज कर सकते हैं लेंथ ऑफ एक्सिस, मतलब ये प्लांट की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, उनके इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और इसका यूज किया जाता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, यानी अंगूर की जो बेल होती है उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा अगर हम जिब्रेलिन्स की बात करते हैं तो जिब्रेलिन जैसे एप्पल के जो फ्रूट होते हैं इनको इलोंगेट करते हैं और उनके शेप को भी इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले करता है, ये बुढ़ापे को रोकने का काम करता है और इसकी वजह से जो फ्रूट हैं ये पेड़ पे लंबे समय तक लगे रह सकते हैं और इससे मार्केट पीरियड एक्सटेंड कर जाता है। यानी किसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिब्रेलिन को यूज़ करने से, क्योंकि इससे प्लांट अगर लंबे समय तक फल प्लांट पे लगा रहेगा, तो इससे आसानी से किसान उसको लंबे समय तक मार्केट में बेच सकता है। तो इसी को कहते हैं एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जो जिब्रेलिक एसिड है बेटा ये माल्टिंग प्रोसेस को ब्रेविंग इंडस्ट्री में स्पीड अप करता नहीं बढ़ाता है। ब्रेविंग इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहाँ पर शराब बनाई जाती है। तो शराब बनाने के लिए जो माल्टिंग प्रोसेस होता है उसको जिब्रेलिक एसिड तेज करने का काम करता है। अब बेटा आप सभी जानते हैं कि जो शुगर केन है, जो गन्ना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है अपने स्टेम में। अब अगर हम शुगर केन की फसल के ऊपर छिड़काव कर दें जिब्रेलिन का तो इससे जो शुगर केन के लेंथ हैं स्टेम की वो बढ़ जाएगी और लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब है लेंथ में ही शुगर स्टोर होती है। तो अब लेंथ बढ़ने की वजह से शुगर ज़्यादा स्टोर होगी और इससे यील्ड इंक्रीज हो जाएगी 20 टन पर एकड़। यानी गन्ने की फसल पे अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो एक 20 टन की पैदावार इंक्रीज हो सकती है। इसी तरह से अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें जुवेनाइल कोनिफर उन्हें कहते हैं जो अभी सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इन पे हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें तो ये जल्दी ही मैच्योर हो जाएँगे और इसकी वजह से जल्दी ही सीड को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। बेटा कोनिफर जिम्नो के मेंबर तो फ्रूट तो नहीं होते लेकिन इनमें सीड का प्रोडक्शन होता है और ये जो सीड होते हैं इन सीड का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्लांट मैच्योर होगा। तो जुवेनाइल पेज इनकी काफ़ी लंबी होती है, अगर हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे तो जुवेनाइल फेज जल्दी खत्म हो जाएगी और मैच्योरिटी फेज जल्दी आ जाएगी। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो जिब्रेलिन, बीट, कैबेज और कई प्लांट जिनमें रोजेट हैबिट पाई जाती है उनमें बॉल्टिंग को प्रमोट करते हैं। अब ये बॉल्टिंग क्या है? बॉल्टिंग इज द इंटरनोड इलॉन्गेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग होने से जस्ट पहले जो इंटरनोड का इलॉन्गेशन होता है इसे बॉल्टिंग कहते हैं। तो दो चीजें बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, माल्टिंग अगर पूछा जाता है और अगर बॉल्टिंग पूछा जाता है तो जिब्रेलिक एसिड आंसर करिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। माल्टिंग प्लस बॉल्टिंग दोनों के लिए जिब्रेलिक एसिड आंसर आप करेंगे। वेरी गुड। चलिए बेटा तीसरे हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो विशेष प्रभाव होता है वो साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन के ऊपर होता है और इसको काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। काइनेटिन एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन की और एडेनिन एग्जाम्पल किसका है बेटा? प्यूरिन का। इसीलिए आपको शुरुआत में बताया गया था कि जो काइनेटिन है ये एडेनिन डेरिवेटिव है। अब काइनेटिन को आइसोलेट किया गया था ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, यानी फिश के स्पर्म के डीएनए से इसे आइसोलेट किया गया था। और काइनेटिन की बेटा बात करें तो ये नेचुरली प्लांट में नहीं, बहुत खास बात है, इसे फिश यानी एनिमल से ऑब्टेन किया गया था। नेचुरली काइनेटिन नाम का हार्मोन प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो जब प्लांट में खोज की गई ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी शो करते हो यानी जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हो, तब पता चला जिएटिन का कॉर्न कर्नेल से और कोकोनट मिल्क से। जिएटिन नाम का एक केमिकल हमें मक्के से मिला और नारियल पानी से भी हमें इसी तरह के सब्सटेंस के बारे में पता चला। अब
जिलेटिन की डिस्कवरी के बाद कई ऐसे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन के बारे में पता चला और कुछ ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड के बारे में पता चला जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर सकते थे। नेचुरल साइटोकाइनिन की सिंथेसिस प्लांट के उन रीजन में होती जहां पर तेजी से सेल डिवीजन होता है, जैसे कि रूट टिप की बात कर लें, डेवलपिंग शूट बड की बात करें, यंग फ्रूट की बात करें। साथ ही साथ अगर हम साइटोकाइन की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द न्यू लीफ, नई पत्तियों के बनने में भी ये सहायक होता है। साथ ही पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में, लेटरल सूट ग्रोथ के फॉर्मेशन में, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक चीज बहुत खास है, साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। बेटा एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, एपिकल बड की ग्रोथ होती है और ये देखिए लेटरल सूट की ग्रोथ ये कराता है। तो ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का काम करता है, उससे निपटने का काम करता है। साथ ही साथ साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है और इस तरीके से ये लीफ सेनेसेंस को डिले करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब ये प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में भी सहायक होता है। चलिए बेटा अगले हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज द इथाइलिन। इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है। केमिस्ट्री में भी आप इथाइलिन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में उन टिश्यूज में होती है जो टिश्यूज सेनेसेंस में जा रहे होते हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, वो पार्ट इथाइलिन की सिंथेसिस करते हैं। और राइपनिंग फ्रूट, जो पकते हुए फल हैं, ये इथाइलिन की सिंथेसिस करते हैं। अब बेटा प्लांट पे इथाइलिन का क्या प्रभाव है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, ये आपको याद करना है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, सीडलिंग मतलब अंकुर होता है। इसी तरह से अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस को। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा साइटोकाइनिन डिले करता है सेनेसेंस को, लेकिन इथाइलिन प्रमोट करता है। ये चाहता है कि पत्तियां जल्दी बूढ़ी हो जाएं और एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड द फ्लावर, यानी ये चाहता है कि जो पत्तियां हैं, जो फ्लावर हैं, ये जल्दी बूढ़े हो जाएं और प्लांट से गिर जाएं। आप जानते हैं कि इथाइलिन राइपनिंग में फलों के पकने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और जब फल पकते हैं तो ये रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है और इस रेस्पिरेशन के बढ़े हुए रेट को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक का संबंध किससे है, तो आप आंसर करेंगे इथाइलिन से। अब इथाइलिन की बेटा बात करें तो इथाइलिन सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सीड में जो डोरमेंसी होती है उसको इथाइलिन खत्म करता है, बड डोरमेंसी को खत्म करता है। साथ ही साथ ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड, मूंगफली के जो दाने होते हैं उनमें जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आप देखते हैं आलू आपके घर में रखे होते हैं और आलू जब काफी पुराना हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे से अंकुर आपको निकले हुए दिखाई देते हैं, आइज निकली हुई दिखाई देती हैं। इसी को स्प्राउटिंग कहते हैं और ये इथाइलिन की वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, यानी जो राइस प्लांट होते हैं जो गहरे पानी में डूब जाते हैं उनमें बहुत तेजी के साथ इथाइलिन इंटरनोड और पिटियोल का इलॉन्गेशन कराता है और इसकी वजह से जो पत्तियां हैं और अपर पार्ट होता है प्लांट का वो पानी के ऊपर रहता है और प्लांट की डेथ नहीं होती है। इसके अलावा इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये रूट की ग्रोथ भी कराता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है और रूट हेयर बनने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है ये इंक्रीज हो जाती है। इथाइलिन पाइन एप्पल में यानी अनानास में फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और साथ ही फ्रूट फॉर्मेशन को भी शुरू कराता है। इथाइलिन मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। साथ ही साथ बेटा जो इथाइलिन है ये कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है और इसीलिए खेती में यूज किए जाने वाले जो पीजीआर हैं उनमें से इसका भी काफी यूज किया जाता है। खेती में इथाइलिन के सोर्स के तौर पे जिस कंपाउंड का यूज किया जाता है उसका नाम याद करना, दैट इज नेम्ड एज एथेफोन। इथेफोन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर प्लांट में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और धीरे धीरे ये कंपाउंड इथाइलिन गैस को रिलीज करता है। अब इथेफोन का इफेक्ट क्या होता है, इथेफोन फ्रूट राइपनिंग को तेज करता है टोमेटो में और एप्पल में, साथ ही ये एसिलरेट करता है एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट।
साथ ही साथ इथेफोन की बात करें तो ये प्रमोट करता फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर देयर बाई इंक्रीजिंग द यील्ड, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, मेल फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। कुकम्बर की बेटा अगर हम बात करते हैं, कुकरबिट की अगर हम बात करते हैं, तो ये मोनोइसियस प्लांट होते हैं। मोनोइसियस प्लांट में अगर आप बात करें तो इन मेल और फीमेल फ्लावर अलग-अलग यहाँ पर पाए जाते हैं, सेम प्लांट में होते हैं लेकिन अलग-अलग होते हैं और केवल फीमेल फ्लावर से ही नए फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मेल फ्लावर यहाँ पर कम हो जाते हैं इथाइलिन को यूज़ करने की वजह से, इथेफोन की वजह से, और फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे तो यील्ड भी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस होंगे। चलिए बेटा, लास्ट यहाँ पर हार्मोन है, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड एब्सिशन और डोर्मेंसी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है, लेकिन इसके और भी कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जनरली अगर हम बात करें तो ये प्लांट ग्रोथ इन्हिबिटर होता है और ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इन्हिबिट करने का काम करता है। ये सीड जर्मिनेशन को इन्हिबिट करता है, एबीए स्टोमेटा को क्लोज कराता है, जिसकी वजह से जो प्लांट में टॉलरेट करने की क्षमता होती है स्ट्रेस को बढ़ जाती है, क्योंकि स्टोमेटा के बंद होने से जो वाटर का लॉस होता है वो भी कम हो जाएगा। तो चूंकि स्ट्रेस में इन्वॉल्व होता है इसलिए इसे कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये आपके नीट में पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड इज कॉमनली नेम्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। अब चूंकि सीड में डोर्मेंसी को इंड्यूस करता है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड है ये सीड की हेल्प करता है डेसिकेशन यानी सूखे से उसे बचाने के लिए और उन फैक्टर से बचाने के लिए जो ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल है। ज्यादातर कंडीशन में अगर हम बात करें तो एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड का जो फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इन्हें एंटागोनिस्ट का नाम दिया जाता है बेटा। ये बात मैंने आपको हार्मोन पढ़ाते समय बताई थी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जिनका इफेक्ट एक जैसा होता है उन्हें सिनर्जिस्टिक कहते हैं और जिनका इफेक्ट अपोजिट होता है उन्हें एंटागोनिस्टिक का नाम दिया जाता है। अब बेटा पिछले टर्न पे मैंने बताया था कि जो पीसीआर होते हैं ये इंट्रिंसिक कंट्रोल करते हैं। इंट्रिंसिक मतलब ये आंतरिक कंट्रोल करते हैं और ये इंटरसेलुलर कंट्रोल करते हैं। जीनोमिक कंट्रोल इंट्रासेलुलर कंट्रोल होता है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर मिलके प्लांट में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर तो हमने पढ़ ही लिए यहाँ पर। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर, लाइट और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को पीसीआर के द्वारा रेगुलेट करते हैं। अब जैसे लाइट का बेटा जो इफेक्ट होता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म के नाम से, है ना। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसे वनरलाइजेशन के नाम से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आगे के टॉपिक में हम देखेंगे रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, और दोनों एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं और दोनों का इफेक्ट हम देखेंगे इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग में। यानी लाइट फ्लावरिंग को इनिशिएट करने में क्या रोल प्ले करता है और टेम्परेचर फ्लावरिंग को इनिशिएट करने में क्या रोल प्ले करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। लाइट का फ्लावरिंग पे जो इफेक्ट है दैट इज फोटो पीरियोडिज्म और टेम्परेचर का फ्लावरिंग पे जो इफेक्ट है दैट इज नेम्ड एज वनरलाइजेशन। चलिए बेटा अब अगले टॉपिक में हम चलते हैं, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। बेटा इसका सीधा सा मतलब पहले समझ लीजिए, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियड का मतलब समय, यानी कई ऐसे प्लांट हैं जिनको एक निश्चित ड्यूरेशन की लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। फोटो पीरियोडिज्म कुछ प्लांट में पाई जाती है। सम प्लांट रिक्वायर ए पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, यानी कुछ ही प्लांट को ऐसा चाहिए, हर प्लांट को ऐसा नहीं कि लाइट की जरूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए। ऐसा भी देखा गया कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि लाइट की ड्यूरेशन को मेजर कर सकते हैं। जैसे बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको एक क्रिटिकल ड्यूरेशन से, क्रिटिकल का मतलब एक निश्चित समय है और इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट चाहिए। क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है उससे ज़्यादा समय के लिए लाइट चाहिए। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट चाहिए उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। और ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम समय की लाइट चाहिए, लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। बेटा यहाँ पर इस फिगर से समझेंगे, यहाँ पर
जैसे जो फिगर आपको दिया गया बेटा, इस फिगर में आप देखेंगे तो इस फिगर में जो लाइन आपको दिखाई गई ये है क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब क्रिटिकल फोटो पीरियड से जब प्लांट को ज्यादा लाइट दी गई अबोव तो फ्लावरिंग हुई, और उससे कम लाइट मिली तो फ्लावरिंग नहीं हुई। तो ऐसे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है जिनको फ्लावरिंग करने के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा समय की लाइट चाहिए। अब कुछ प्लांट बेटा ऐसे हैं, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, और अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट आपने दी तो फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम आपने लाइट दी तो फ्लावरिंग हो गई। दीज आर शॉर्ट डे प्लांट। यानी देखिए बेटा, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट देने पे फ्लावरिंग हो तो लॉन्ग डे, और कम लाइट देने पर फ्लावरिंग हो तो शॉर्ट डे कहेंगे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वेजिटेटिव मैच्योरिटी खत्म होने के बाद फ्लावरिंग हो जाती है, जिसपे लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट या डीएमपी के नाम से जानते हैं। तो एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट हो गए, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट हो गए, और डीएनपी यानी डे न्यूट्रल प्लांट हो गए। अब बेटा, अलग अलग प्लांट के लिए जो क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है ये अलग अलग होती है। कुछ प्लांट जैसे कि मैंने बताया जहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है लाइट ड्यूरेशन का और फ्लावरिंग के इंडक्शन का, इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग है कुछ प्लांट में, ये ना केवल डिपेंड करती है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर, बट आल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। This response of plant to period of day or night is termed photoperiodism। यानी फोटोपीरियोडिज्म प्लांट में फ्लावरिंग के लिए जो लाइट ड्यूरेशन का इम्पोर्टेंस है, इसी को हम कह सकते हैं। बेटा जब सूट टिप मॉडिफाई होते हैं और फ्लावरिंग टिप में कन्वर्ट होते हैं फ्लावरिंग के पहले, दैट इज सूट एपिसेस ऑफ द प्लांट। बेटा जो सूट एपिसेस, एपिसेस मतलब टिप, तो सूट टिप देमसेल्फ कैन नॉट परस्यू फोटो पीरियड। बेटा सूट टिप खुद फोटो पीरियड का पता नहीं लगा सकते हैं। मतलब सवाल ये उठता है कि प्लांट को कैसे पता चलता है कि कितने ड्यूरेशन की लाइट उसको मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डॉट ड्यूरेशन आर द लीव्स। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी पत्तियां ये महसूस करती, पत्तियां ये पता लगाती कि प्लांट को कितने ड्यूरेशन की लाइट मिली, कितने ड्यूरेशन तक अंधेरा रहा। अब बेटा यहाँ पर एक हाइपोथेसिस है जिसमें ये कहा गया है कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एक हार्मोनल सब्सटेंस होता है, और ये हार्मोनल सब्सटेंस पत्तियों से माइग्रेट करके सूट टिप पे जाता है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। लेकिन कब? जब प्लांट को नेसेसरी फोटो पीरियड मिले, जब प्लांट को एक निश्चित ड्यूरेशन की लाइट मिलेगी, तभी ये पत्तियों से हार्मोन सिंथेसाइज होके सूट के टिप पर जाएगा और फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। चलिए बेटा, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज वनरलाइजेशन। बेटा वनरलाइजेशन का मतलब सीधा सा समझिए, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड वनरलाइजेशन। देखिए अगर प्लांट में फ्लावरिंग के लिए जो प्लांट की डिपेंडेंसी है ये लो टेम्परेचर के ऊपर है, तो इसी को वनरलाइजेशन का नाम दिया जाता है। Vernalization refer especially to the promotion of flowering by a period of low temperature। यानी लो टेम्परेचर के प्रभाव की वजह से जो फ्लावरिंग होती है इसी को वनरलाइजेशन कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फूड प्लांट है जैसे वीट, बार्ली, राई। इनमें दो तरह की वेराइटीज होती हैं, एक विंटर और एक स्प्रिंग वेराइटी होती है। जो स्प्रिंग वेराइटी होती हैं इन्हें स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है, प्लांट किया जाता है, और इनमें जो फ्लावरिंग होती है ये ग्रोविंग सीजन खत्म होने पर होती है, और फ्लावरिंग होने के बाद इनसे ग्रेन यानी सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब विंटर वेराइटीज की बात करें तो विंटर वेराइटीज को अगर हम स्प्रिंग सीजन में बसंत ऋतु में प्लांट कर दें तो ये फेल हो जाते हैं फ्लावर को प्रोड्यूस करने में और ग्रेन को प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर विंटर वेराइटीज को ऑटम सीजन में बोया जाए तो ये जर्मिनेट करते हैं, और पूरे सर्दियों के मौसम में ये छोटे-छोटे अंकुर के रूप में बाहर आते हैं। फिर ये अपनी ग्रोथ को रिज़्यूम करते हैं स्प्रिंग सीज़न में, और फिर इन्हें काट लिया जाता है मिड समर सीज़न में। बेटा वनराइज़ेशन का दूसरा जो केस है ये बाइनियल प्लांट में दिखाई देता है। बेटा बाइनियल प्लांट उन्हें कहते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होती है। पहले सीज़न में ये ग्रोथ करते हैं और दूसरे सीज़न में फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो बाइनियल प्लांट की बात करें तो दीज आर मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक मतलब ये फ्रूट एक ही बार प्रोड्यूस करेंगे एंड नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। दूसरे सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल की बेटा बात करें बाइनियल प्लांट में तो शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये
कुछ बाइनियल प्लांट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए बेटा, एक टॉपिक यहाँ पर और जोड़ा गया, दैट इज सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी की बेटा अगर हम बात करते हैं तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जब उनको फेवरेबल कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल होते हैं, उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सीड डॉर्मेंसी के पीरियड में गए हैं, और यहाँ पर डॉर्मेंसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं, बल्कि जो एंडोजिनस कंट्रोल है या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कौन कौन से इंटरनल कंडीशन है, कौन कौन से एंडोजिनस कंट्रोल हैं जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी आती है, जैसे इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोड, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। आपने अभी पढ़ा है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करने का काम करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इमेच्योर एम्ब्रियो के बारे में, तो ये कुछ आपको कंडीशन बताई गई हैं जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। अब इस डॉर्मेंसी को हम ओवरकम कर सकते हैं नेचुरल और मैनमेड मेजर्स के द्वारा। जैसे अगर हम हार्ड सीड कोड की बात करें, सीड कोड का जो बैरियर होता है कुछ सीड में, इसे खत्म किया जा सकता था मैकेनिकल एब्रेजन यूजिंग नाइफ, यानी चाकू के द्वारा अगर हम सीड कोड को छील के पतला कर दे तो सीड जर्मिनेट कर सकता है। या फिर सैंड पेपर के द्वारा, सैंड पेपर के द्वारा अगर घिस के हम सीड कोड को पतला कर दें तो इसकी वजह से ये सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। या फिर विगरस सेकिंग, बहुत तेजी से सीड को अगर सेक कर दिया जाए, हिलाया जाए किसी मशीन के अंदर, तो ये तरीके तो हो गए मैन मेड। अब अगर नेचुरल मेथड की बेटा हम बात करें तो नेचुरल मेथड में हो जाएगा एब्रेजन कॉज बाय माइक्रोबियल एक्शन, यानी माइक्रोब सीड कोड पे ग्रो कर जाएं और उनको धीरे धीरे नष्ट कर दें। या फिर पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, चिड़िया ने सीड को खाया, अब सीड जब उसके क्रॉप और गिजर्ड से पास होगी तो वो जो सीड कोट है पतला हो जाएगा, और इसी वजह से चिड़िया के फिशिज के साथ जो सीड निकलते हैं ये जगह जगह पर ग्रो कर जाते हैं। इनहिबिटरी सब्सटेंस के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम चिलिंग ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट का यूज किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी चेंज करके, जैसे लाइट और टेम्परेचर को चेंज करके भी हम सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ, पहला यहाँ पर दिया गया जिब्रेलिक एसिड इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा बैक एंड डिजीज, पर बैक एंड डिजीज हो जाएगी। दूसरा, डिवाइडिंग सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, अगर डिवाइडिंग सेल डिफरेंशिएट करना बंद कर दें तो कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। रॉटन फ्रूट गेट मिक्स विद द अनराइप फ्रूट, तो अनराइप फ्रूट की राइपनिंग शुरू हो जाएगी, ये पकने लगेंगे, क्योंकि जो पके हुए फल हैं उनसे इथाइलिन रिलीज हो रहा है। यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकाइनिन टू कल्चर मीडियम, बेटा साइटोकाइनिन सूट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर सूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अगर कल्चर मीडियम में हम साइटोकाइनिन को ऐड करना भूल जाएं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वुड यू यूज इफ यू आर आस्क्ड टू, जैसे आपसे कहा जाए इंड्यूस रूटिंग इन ए ट्री, तो रूटिंग कराने के लिए रूटिंग का काम कौन करता है बेटा, दैट इज इंडोल एस्टिक एसिड, यानी ऑक्सिन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। क्विकली राइपन ए फ्रूट, तो इसके लिए आप इथाइलिन का यूज कर सकते हैं, इथाइलिन राइपनिंग में रोल प्ले करता है। डिले लीफ सेनेसेंस, इसके लिए साइटोकाइनिन का यूज करेंगे, साइटोकाइनिन लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड की ग्रोथ भी साइटोकाइनिन कराता है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। बॉल्ट ए रोजेट प्लांट, बॉल्टिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जिब्रेलिक एसिड का यूज करेंगे। इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीफ, एब्सिसिक एसिड हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेटा इनको भी यहाँ पर आप याद रखें। तो बेटा आज यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्लांट फिजियोलॉजी का। अगली जो यूनिट है इसको हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि अगली यूनिट कौन सी आप चाहते हैं, उसका एक पोल भी हम यूट्यूब पे करवा लेंगे। तो अगली यूनिट में जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, उसको आप पढ़िएगा, और फिर उसी चैप्टर के हम क्वेश्चन भी लाइव सेशन में करेंगे। आज ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन कल हम लाइव सेशन में करेंगे बेटा, 4:30 बजे लाइव सेशन आपका कर दिया गया है, जहां पर इस टॉपिक के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही बेटा अगर इन टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप केवल प्लांट फिजियोलॉजी चाहते हैं तो केवल 500 रुपये में आपको इसमें मिल जाएगा। पूरा जो 38 चैप्टर और 10 यूनिट हैं इनकी कॉस्ट
3,000 है इस समय नीट 2020 के लिए, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इनकी 25,000 है। तो बेटा इन वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी तैयारी को और अच्छे से आप बूस्टअप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगला पार्ट इसका मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।